आज का जो टॉपिक है वह है पिंक का अपर्दन चक्र, इरोजन साइकिल ऑफ पिंक। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन जर्मन जियोलॉजिस्ट वाल्टर पिंक द्वारा किया गया था, जो डेविस के अपर्दन चक्र का एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया था। इनके अनुसार स्थल रूपों का विकास उत्थान की दर रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट और अपर्दन की दर रेट ऑफ इरोजन के बीच का परिणाम है, न कि केवल समय पर निर्भर एक क्रमिक प्रक्रिया। अब आते हैं सिद्धांत की मुख्य अवधारणा क्या है इनका। वाल्टर पिंक ने डेविस की इन मान्यता को अस्वीकार कर दिया था कि भूमि का उत्थान अचानक होता है और अपर्दन चक्र बाद में शुरू होता है। उनके सिद्धांत के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। पिंक के अनुसार उत्थान और अपर्दन दोनों क्रियाएं एक साथ और लगातार चलती रहती हैं। उनके सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा स्लोप डेवलपमेंट है और इस स्लोप डेवलपमेंट में स्लोप रिप्लेसमेंट होता है, जो कि बताता है ढलान जो है हमेशा नीचे से ऊपर की ओर समतल होता है। इनके सिद्धांत में नेक्स्ट जो बात है वो प्राइम रंप है। प्राइम रंप क्या होता है? तो ये चक्र की शुरुआत में सपाट और उबड़ खाबड़ धरातल होता है, जिसे प्राइम रंप कहते हैं। ये उत्थान की पूर्व अवस्था कहा जाता है। इसे उत्थान की प्री फेज है ये अपलिफ्टमेंट की। पिंक ने स्थल रूप के विकास को मुख्य रूप से 5 चरणों में विभाजित किया। ब्रीफिंग करते हैं, ये ब्रीफिंग है, या छोटा प्रश्न आता है तो उसमें ऐसे लिखते हैं। यह अपर्दन की प्रारंभिक और सपाट अवस्था है जिसमें आंतरिक बल और बाह्य बल लगभग संतुलित हैं। इसके बाद अब क्या होगा? उत्थान होगा, यानी उत्थान की ये पूर्व अवस्था है। नेक्स्ट जो है अफास्तिजिंडे है। इसमें भूपर्पटी का तीव्र उत्थान होता है, घाटियां गहरी होने लगती हैं और खड़े ढालों का निर्माण होता है। नेक्स्ट है ग्लिक फॉर्मिंग। इस अवस्था में उत्थान और अपर्दन की दर समान होती है, जिससे स्थल रूप अपने वर्तमान रूप को बनाए रखते हैं। लास्ट है अवस्था अबस्तेजिंडे। उत्थान की गति धीमी हो जाती है या रुक जाती है। अपर्दन के कारण घाटियां चौड़ी होने लगती है और पहाड़ों की ऊंचाई घटने लगती है। और नेक्स्ट स्टेज है एंड्रम्प। यह अंतिम अवस्था है जिसमें विस्तृत समतल मैदान का निर्माण हो जाता है। तो ये हमारा विकास का जो इन्होंने भूआकृतिक विकास की अवस्था बताई, ये 5 अवस्था हम लोग देख पाए। प्राइमरम ये उत्थान के पूर्व की अवस्था है। अफास्तिजिंडे जिसमें वर्टिकल इरोजन ज़्यादा एक्टिव है, जिसमें कि कॉन्वेक्स स्लोप्स लेटरल पार्ट में बनते हैं किनारे की तरफ। ग्लिक फर्मिंग में उत्थान और अपर्दन की दर लगभग बराबर होती है और अबस्तेजिंडे में वर्टिकल इरोजन रुककर सिर्फ घाटियां चौड़ी होती है, पहाड़ों की ऊंचाई कम होने लगती है। और इस तरह से लास्ट स्टेज जो है इसी में अबस्तेजिंडे के लास्ट में इंड्रम्प हम लोग को मिलती है। ये इन्होंने डायग्राम बनाया है। उत्थान की दर मंद भी हो सकती है, मध्यम गति की हो सकती है, तीव्र भी हो सकती है। अपलिफ्ट कर्व, ये उत्थान समाप्त होने के बाद ये जो ऊपर वाला है अपलिफ्ट कर्व दिख रहा है, और नीचे वाला घाटी की तली ये आपको जल विभाजक शिखर, और इसके बीच की जो भाग है ये घाटी की तली से जल विभाजक का शिखर के बीच की जो गहराई है वो उसको हम लोग रिलेटिव रिलीफ बोलेंगे, सापेक्षिक उच्चावच, जबकि पिक को एब्सोल्यूट हाइट बोलते हैं। तो ये आपको 1 जो कि अफास्तिजिंडे है, और बस ये आपका ग्लिक फर्मिंग का स्टेज है, और ये जो तीसरा पोर्शन आपको दिख रहा है वो अबस्तेजिंडे का है। तो ये देखिए लास्ट में आपको इंड्रम्प दिखने लगेगा।
बीच लास्ट स्टेज में ही अबास्तेजिंडे में कुछ टीले दिखते हैं, तो जैसे कि डेविस ने मोनाडना कहा था, तो यहाँ इंसेलबर्ग कहेंगे। जो ग्रेविटी जो पीक होते हैं वो धीरे धीरे पीछे की तरफ जो ये बने हुए हैं इनको वास्टुंजन या ग्रेविटी स्लोप करते हैं, और निचले भाग को होल्डन हैग या वास ढाल, वास स्लोप बोलते हैं ये। तो अभी आगे आपको और क्लियर करेंगे, फिलहाल ये आपको जानकारी होना चाहिए। प्राइम रंप उत्थान के पूर्व की अवस्था को कहते हैं, जो कि एक सपाट होता है या उबड़ खाबड़ भी थोड़ा बहुत हो सकता है। तो ये हम लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट अब हम लोग डिटेल्स में इसका स्टडी करेंगे। तो अबास्तेजिंडे इंट्विक्लिंग है वाल्टर पेंक के अपर्दन चक्र सिद्धांत की सबसे महत्वपूर्ण प्रारंभिक अवस्था है। यहाँ से इनका अवस्था जो है ना शुरू हो गया। तो इनका अवस्था में, जैसे कि डेविस ने अवस्था में उत्थान को नहीं शामिल किया था, लेकिन यहाँ पर उत्थान भी शामिल है। जर्मन भाषा में इसका अर्थ है बढ़ते या त्वरित विकास की अवस्था, फेज ऑफ वैक्सिंग और एक्सिलरेटेड डेवलपमेंट। तो अबास्तेजिंडे का ये मीनिंग निकल के आ रहा है। इस अवस्था में स्थल रूपों का विकास बहुत तेजी से होता है, क्योंकि इंडोजेनेटिक फोर्सेस का प्रभाव बाह्य शक्तियों की तुलना में बहुत अधिक होता है। एक्सोजेनेटिक फोर्स की तुलना में बहुत अधिक होता है। इस चरण की शुरुआत प्राइम रंप यानी एक समान निम्न भूभाग से होती है। शुरुआत में उत्थान की गति धीमी होती है, लेकिन धीरे धीरे यह एक्सेलरेट होती है, तीव्र होती जाती है। आपको पहले ही बताया कि उत्थान मंद भी हो सकती है, मध्यम गति की हो सकती है, तीव्र गति की हो सकती है। इस अवस्था में भूप्रॉपर्टी में अबास्तेजिंडे जो है, इसमें इस अवस्था में रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट हमेशा जो रेट ऑफ इरोजन से अधिक होता है, और रैपिड वर्टिकल इरोजन होता है, यानी तीव्र लंबवत अपरदन होता है। उत्थान के कारण नदियों का ढाल और उनकी गतिक ऊर्जा बहुत बढ़ जाती है। तो ऊंचाई से जब पानी गिरेगा तो उसका ग्रेडियंट ढाल भी बढ़ा रहेगा, काइनेटिक एनर्जी पानी की बढ़ी रहेगी। इसके परिणाम स्वरूप नदियाँ अपने घाटी को नीचे की ओर तेजी से काटती है, जिसे वैली डिपनिंग कहते हैं। इस स्टेज में वी से वैलीज आपको मिलेंगे, गॉर्जेस मिलेंगे, और जो लेटरल पार्ट होते हैं इस अवस्था में लेटरल पार्ट का उतना कटाव नहीं होता, और घाटियों का पार्श्व का जो ढाल होता है, यानी कि साइड का ढाल जो होता है, वो कॉन्वेक्स स्लोप का होता है, यानी कि वो निकला रहता, उभरा रहता है। उत्थान की दर घाटियों के गहरे होने की दर से इस स्टेज में बहुत अधिक होती है, यानी कि अभी भी अपलिफ्टमेंट की जो रेट है वो वैली ऑफ डिपनिंग से ज़्यादा है। इसलिए पहाड़ों की जो शिखर होती है, एब्सोल्यूट हाइट होती है, वो लगातार बढ़ रही है, और सापेक्षिक ऊंचाई भी बढ़ती है इस स्टेज में। इसीलिए इसको देख रहे हैं हम लोग फेजेज ऑफ एक्सेलरेशंस बोलते थे। यहाँ पर जो नाम ही में देखिए, इसका नाम है, जो ये स्टेज हम लोगों ने पढ़े थे, वैक्सिंग में बढ़ना, एक्सेलरेट त्वरित विकास की अवस्था है। तो दोनों एब्सोल्यूट हाइट भी बढ़ रहे हैं उत्थान के दर के चलते, और चूंकि डिपनिंग हो रहा है तो सापेक्षिक उच्चावच भी बढ़ रहा है। तो इस स्टेज में दोनों बढ़ते हैं, एब्सोल्यूट हाइट भी वृद्धि हो रही है और रिलेटिव रिलीफ भी बढ़ रही है, क्योंकि गहराई भी कट रही है। तो नेक्स्ट स्टेज आते हैं ग्लिक फर्मिंग स्टेज। तो जर्मन भाषा में इसका समान या एक रूप विकास की अवस्था नाम है, फेज ऑफ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट डेवलपमेंट। तो यहाँ समरूप की अवस्था है। तो क्यों समरूप की अवस्था है, क्यों एक नियत विकास का यहाँ पर आ रहा है, तो इसको हम लोग ज़रा सा समझेंगे कि इस भूभाग की सापेक्षिक उच्चावच
यानी घाटियों की तली और पहाड़ियों की चोटी के बीच का जो अंतर है कांस्टेंट रहता है। यानी कि जो अपर कर्व है और लोअर कर्व है वो उसकी हाइट लगभग बराबर आएगी। यही कारण है कि इस स्टेज को समान विकास की अवस्था बोलते हैं। इस स्टेज में आपको पहले से ही मैंने बताया कि उत्थान और डीपनिंग की दर बराबर होती है। इस जो ग्लिकफर्मिंग इंटिक्लिंग है इसमें 3 फेज है। फेज ए में देखते हैं हम लोग। इस चरण में अभी अपलिफ्टमेंट जारी रहता है। उत्थान की दर डाउन कटिंग की दर से अधिक होती है। तो अभी भी फर्स्ट के तरह ही है, लेकिन फर्स्ट के तुलना में उत्थान की दर कम हो जाती है इस स्टेज में। इस वजह से निरपेक्ष ऊंचाई में अभी भी वृद्धि हो रही है। सापेक्षिक ऊंचाई, चूंकि शिखर और घाटी दोनों एक निश्चित अनुपात में ऊपर उठ रहे होते हैं, इसलिए उनके बीच की सापेक्षिक ऊंचाई स्थिर होती है। क्योंकि सापेक्षिक ऊंचाई वाला जो नीचे वाला घाटी का तल है ना, उसमें भी तो उत्थान हो रहा है। तो जितना काटता है उतना ही उत्थान होता है, इसलिए रिलेटिव हाइट बिल्कुल क्या है, कांस्टेंट है। जबकि एब्सोल्यूट हाइट में अभी वृद्धि चल रही है। सेकेंड स्टेज इसका फेज, ग्लिकफर्मिंग का जो सेकेंड फेज है, यहाँ पर बोलता है क्या है कि उत्थान और अपर्दन के बीच में इक्विलिब्रियम हो जाता है, संतुलन हो जाता है, यानी दोनों समान हो जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि पहाड़ी की चोटी जिस गति से ऊपर उठती है, नदियाँ और अनाच्छादन उन्हें उसी गति से काट देते हैं, जिसके कारण स्थल रूप अपनी अधिकतम निरपेक्ष और सापेक्षिक ऊंचाई प्राप्त करके स्थिर हो जाती है। यानी इस फेज 2 में न निरपेक्ष ऊंचाई बढ़ रही है और न सापेक्ष ऊंचाई बढ़ रही है। जितना ऊपर उठा उतना ही काट दिया गया। तो न ग्रोथ हो रहा है न डिक्रीज हो रहा है इस स्टेज में। तो ये याद रखना, इस स्टेज में बिल्कुल इक्विलिब्रियम है। अब थर्ड में देखते हैं हम लोग ग्लिकफर्मिंग का थर्ड पार्ट। इस अवस्था में उत्थान पूरी तरह से रुक जाता है। उत्थान समाप्त होने के बावजूद जो नदियाँ हैं, यानी बाह्य शक्ति हैं, ये लगातार अपर्दन करती रहती हैं। अब नदियाँ घाटी की तली को गहरा करती हैं और साथ ही पहाड़ों के शिखर भी काटने लगते हैं, यानी कि लेटरल इरोजन भी यहाँ से शुरू हो गया। उत्थान न होने के कारण स्थल खंड की निरपेक्ष ऊंचाई अब घटने लगेगी। लेकिन जिस दर से पहाड़ी की चोटियाँ छोटी होती हैं, उसी दर से नदियाँ घाटियों को गहरा भी करती है, जिससे कि सापेक्षिक ऊंचावच अब भी अपरिवर्तित रहता है, चेंज नहीं होता। क्योंकि हाइट ऊपर से तो कट रही है तो गहराई भी तो कट दी। इसलिए रिलेटिव हाइट तीनों स्टेज में, फेज 1, फेज बी, फेज सी में बराबर है। जबकि यहाँ पर थर्ड फेज में हम लोग क्या देख रहे हैं कि एब्सोल्यूट रिलीफ घटने लगा, और जो फेज बी था इसमें न घट रहा है निरपेक्ष ऊंचावच न बढ़ रहा था। और फर्स्ट फेज ए में निरपेक्ष ऊंचावच में अब भी वृद्धि हो रही है, लेकिन तीनों स्टेज में सापेक्षिक ऊंचावच बिल्कुल समरूप है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं अबास्ती-जिंडे इंटिक्लिंग। तो ये क्या है अबास्ती-जिंडे इंटिक्लिंग? लास्ट स्टेज में आ गए। इस अवस्था में लेटरल इरोजन वर्टिकल इरोजन की तुलना में बहुत अधिक होता है। घाटी के गहरा होने की तुलना पर घाटी का चौड़ा होना की प्रक्रिया, लेटरल इरोजन शुरू होगा तो होने लगेगा। स्थल रूपों में, यानी कि उसका जो ढाल होता है उसमें प्रोग्रेसिव ह्रास होते जाता है, ढाल कम होने लगता है। निरपेक्ष ऊंचावच में तेजी से गिरावट होने लगता है, क्योंकि उत्थान तो बिल्कुल इस स्टेज में समाप्त हो गया है। परंतु जल विभाजों के जो जल विभाजक होते हैं, यानी शिखर होते हैं, उनकी ऊंचाई में डाउन वेस्टिंग द्वारा तेजी से कमी होते रहता है। यानी ये जो वास्तुंजन ढाल है ऊपर वाला, इसमें तेजी से कमी आने लगेगी। सापेक्षिक उच्चावच में भी गिरावट होने लगता है। वास्तुंजन ढाल क्या है? जल जल जो शिखर का जो ढाल है वही वास्तुंजन है, जिसको हम लोग ग्रेविटी स्लोप कहते हैं।
जलमार्ग का ढाल और गतिज ऊर्जा में निहायत कमी के कारण घाटियों की तलियों का अपरदन अत्यधिक कम हो जाता है। घाटियों का पास ढाल में भी अब समानांतर निवर्तन चलता रहता है। समानांतर मीन्स पैरेलल रिट्रीट, पीछे के तरफ कटते रहता है। इसीलिए आपको बोलते हैं कि हमेशा जो बैंक बताते हैं कि नीचे से ऊपर की ओर समतलीकरण होता है। अब घाटी के पार्श्व ढाल में दो भाग होते हैं। ऊपरी भाग का ढाल खड़ा होता है जिसे कि गुरुत्व ढाल या वास्तुंजन कहते हैं। ऊपर वाला जो ढाल लटक रहा है वो वास्तुंजन हो गया। घाटी पार्श्व के निचले भाग को यानी निचले वाले तली वाले भाग को क्या करें हैं, वास ढाल या होल्डेन है। तो धीरे धीरे वास्तुंजन खत्म होते जाएगा और होल्डेन है बढ़ते चले जाएगा। सभी घाटियों के गुरुत्व ढाल या वास्तुंजन में लेटरल पैरेलल रिट्रीट के कारण जल विभाजक के शिखर की ऊंचाई जो है तेजी से कम होती जाएगी और गुरुत्व ढाल में कमी के कारण होल्डेन हैग में लगातार वृद्धि हो जाएगी। और इस तरह से इस चरण में वास्तुंजन में इतनी कमी हो जाती है कि नुकीली शंक्वाकार पहाड़ी दिखने लगता है, कोनिकल टाइप की माउंटेन दिखने लगी, जिसे इंसिल वर्ग कहते हैं। अंततः इंसिल वर्ग भी संप्राय समाप्त हो जाता है और इस तरह से वो समाप्त होकर होल्डेन हैग पूरा बन जाएगा और लास्ट में होल्डेन हैग जो बिल्कुल फ्लैट हो गया, इसी को जर्मन भाषा में से एंड्रम कहते हैं, जिसके डेविस ने पेनिप्लेन कहा। तो इस तरह से हम लोग इनके सिद्धांत को समझ लिए। अब थोड़ा सा इनका मूल्यांकन करते हैं। तो जो पेंग का मॉडल है वो जर्मन लैंग्वेज में था। इंग्लिश ट्रांसलेटरों द्वारा इसका गलत उस समय अनुवाद किया गया था। पेंग के जो लैंड फॉर्म डेवलपमेंट मॉडल की प्रारंभ में सही व्याख्या नहीं हो पाई। पेंग से संबंधित मॉडल अमेरिका में काफ़ी आलोचना की गई, जिस तरह से डेविस के मॉडल के जर्मनी में आलोचना की गई थी। अमेरिकी भूवैज्ञानिकों ने पेंग द्वारा प्रस्तुत ढालों के समांतर निवर्तन पैरेलल रिट्रीट और भूपटल में सतत संचलन की स्थापना पर विरोध प्रकट किया। हालांकि देखेंगे पैरेलल रिट्रीट का इतना हम लोग पेंग में बात करते हैं, लेकिन उन्होंने पैरेलल रिट्रीट के जगह स्लोप रिप्लेसमेंट को ही महत्व दिया। हाईलाइट कर दिया जाता है मिसकंसेप्शन से कि पैरेलल रिट्रीट पर ज़्यादा फोकस किए, लेकिन वो ढाल विकास के क्रम में इसीलिए तो बताते हैं कि नीचे से ऊपर की ओर ढाल को कम किया जाता है, ढाल कम होता है। पेंक का ढालों के समानांतर निवर्तन में विश्वास था, परंतु बाद के अनुवादों में बताया गया कि पेंक ढाल प्रतिस्थापन में विश्वास करते थे। इस तरह स्पष्ट है कि पेंक के सिद्धांत की अधिकांश आलोचना उनके विचारों की अंग्रेजी में गलत व्याख्या के कारण हुई थी। तो पेंक का जो सिद्धांत है वो ज़्यादा सही है, ज़्यादा वैज्ञानिक दिख रहा है। डेविस का परिकल्पना साधारण समझने के लिए अच्छा है, इसलिए डेविस इतना जाने जाते हैं। सरल है, सरल लोगों को, सरल चीज़ों को लोग पसंद करते हैं। तो इस तरह से हम लोग पेंग समझ लिए। थैंक यू।